सबाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 24 फरवरी 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज। इस शो में आज आपको दिखाएंगे बेंजामिन नेतन्याहू की खुली धमकी, कहा ईरान ने हमला किया तो सख्त देंगे जवाब। मार्को रूबियो का इसराइल दौरा अचानक टला, ईरान पर प्लान अटका या हमले का है प्लान। लेबनान से अमेरिका ने निकाला एम्बेसी का स्टाफ, मिडिल ईस्ट में हमले को लेकर हलचल हुई तेज। दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड फोर्ड ग्रीस में रुका, फिर इसराइल के लिए हुआ रवाना। क्या जंग की उल्टी गिनती हो गई शुरू? वेस्ट बैंक पर कब्जे को लेकर सऊदी अरब समेत 18 मुल्क भड़के, इसराइल से कहा अपना नाजायज कब्जा बंद करो। मिस्र के सदर अल सीसी और सऊदी के क्राउन प्रिंस MBS की हुई मुलाकात, ईरान पर हमला टालने को लेकर हुई अहम बात। मलबे पर पड़ी जा रही तरावी, गजा का हौसला अब भी बुलंद। तबाही के बीच बच्चे और नौजवान कर रहे आतिशबाजी, गजा में जारी है अब भी रमजान का जश्न। और जलते घर में कूद पड़ा सऊदी नौजवान, माजूर समेत पूरी फैमिली की बचाई जान। शुरुआत करते हैं इस शो की। इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी पार्लियामेंट में भड़कते हुए ईरान को साफ लफ्जों में वार्निंग दी है कि इसराइल पर हमला करना उसकी तारीख की सबसे बड़ी गलती होगी। उसने एक बड़े दावे के साथ कहा कि इसराइल आज जितना ताकतवर है उतना पहले कभी नहीं था। बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को सीधा पैगाम देते हुए जोर दिया कि अमेरिका और ट्रंप के साथ उसके समझौते, यानी नेतन्याहू के और इसराइल के समझौते और ताल्लुकात आज सबसे ज्यादा मजबूत मोड़ पर हैं। नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि अगर ईरानी हुकूमत ने हमला करने की हिमाकत की तो इसराइल ऐसी ताकत से पलटवार करेगा जिसका ईरान अंदाजा भी नहीं लगा सकता। हालांकि उसने ये भी माना कि मौजूदा हालात काफ़ी संगीन और चैलेंजेस से भरे हैं, लेकिन इसराइल किसी भी बड़े टकराव के लिए पूरी तरह तैयार है। इस बयान को लेकर मेरे जहन में सवाल है। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो उसके बेस को दहलाएंगे और इसराइल पर भी हमला करेंगे। इसराइल का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि अगर ईरान ने हम पर हमला किया तो ऐसा जवाब देंगे, याद रहेगा। क्या अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला है कुछ जल्द ही, और ईरान रिटेलिएट करेगा इसराइल पर हमला करके, और इसराइल उसी के लिए इसराइल का प्राइम मिनिस्टर वार्निंग दे रहा है? इन लिंक्स को जोड़कर देखिए और आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो का इसराइल दौरा अचानक टल सकता है या टल गया है, ये खबर है। एक अमरीकी अफसर ने पीर के दिन बताया कि रूबियो के इस सफर के दौरान उसकी बेंजामिन नेतन्याहू से ईरान पर मुमकिन हमलों को लेकर बातचीत होनी थी, लेकिन अब इस प्रोग्राम में बदलाव हो सकता है। खबर के मुताबिक रूबियो अब भी इसराइल जाने का इरादा रखते हैं, पर उनका शेड्यूल अभी पक्का नहीं है और इसमें फेरबदल की पूरी गुंजाइश है। माना जा रहा है कि वो बेंजामिन नेतन्याहू से मिलकर ये तय करना चाहते हैं कि ईरान के खिलाफ आगे की कार्रवाई किस तरह की जाए। नेतन्याहू भी काफी वक्त से ये सोच रहा था कि अमेरिका के साथ मिलकर ईरान को घेरने का प्लान फाइनल कर ले, लेकिन रूबियो के दौरे में देरी से इन मशवरों पर असर पड़ सकता है। दोस्तों, मैं मार्को रूबियो के दौरे के टाले जाने को पर्सनली शक की निगाह से देख रहा हूं। मेरा पेशा शक करने को कहता है। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, और शायद रूबियो के दौरे के दौरान कुछ ऐसा हो चुका होता या हो सकता है जिससे इसराइल के आसमान में ईरानी मिसाइलें नजर आ सकती हैं। क्या ऐसा कुछ होने जा रहा है? कुछ गड़बड़ है। चलिए, अगली दो खबरें आपको बहुत कुछ समझा सकती हैं। जो मैं सवाल उठा रहा हूं ना, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने जा रहा है। उन दोनों खबरों को जरा ध्यान से सुनिए। पहली खबर यह है कि अमेरिका ने पीर के दिन लेबनान की कैपिटल बैरूत में अपने सफारत खाने यानी दूतावास के गैर जरूरी स्टाफ को फौरन लेबनान छोड़ने का हुक्म दे दिया। अब तक नहीं दिया था, फौरन अब दिया, इमीडिएट। यह फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब डोनाल्ड ट्रंप उस ईरान पर हमले की धमकी दे रहे हैं जिसके लेबनान के हिजबुल्लाह के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। तो डर यह भी हो सकता है कि ईरान पर हमला करते ही कहीं हिजबुल्लाह अमेरिकी स्टाफ को निशाना ना बना ले। हालांकि इसकी पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन फिर भी जहन में रखकर एहतियात रखना तो लाजिम है। एक बड़े अमेरिकी अफसर ने नाम न छापने की शर्त पर यह बताया है कि ये एक आर्जी कदम है, यानी एक टेम्पररी मेजर है, ताकि वहां मौजूद स्टाफ की जान बचाई जा सके। जान? क्या खतरा है भैया लेबनान में? सफारत खाने में ज़रूरी काम जारी रहेगा, जो ज़रूरी स्टाफ है वो रहेगा, गैर ज़रूरी स्टाफ और उनकी फैमिलीज़ को बाहर निकाल लिया गया। सफारत खाने में, एम्बेसी में, जो है दूतावास में बहुत लंबा चौड़ा एक स्टाफ होता है, ख़ासतौर से अमेरिका की एम्बेसी में। पीर के दिन अमेरिकी सफारत खाने के करीब 40 लोग बेरूत एयरपोर्ट से रवाना हो चुके हैं।
یہ حکم ان ملازموں اور ان کی فیملیز کے لیے ہے جن کی وہاں فی الحال کوئی ایمرجنسی ڈیوٹی نہیں ہے بیروت میں، حالانکہ سفارت خانہ اب بھی کھلا رہے گا۔ تو یہ ایک سگنل ہے، امریکہ نے فوراً اپنا غیر ضروری سٹاف اب تک جو نہیں نکالا تھا کیوں نکالا؟ مارکو روبیو کا دورہ ٹل گیا، بینجامن نیتن یاہو ایران کو دھمکی دے رہا ہے، اور وہ دنیا کا سب سے بڑا ایئر کرافٹ کیریئر ابھی بتاؤں گا وہ کہاں پہنچ چکا ہے۔ ہیڈ لائن تو سنی ہوگی، اسرائیل کی طرف روانہ ہے۔ اس میں کچھ خرابی کی بھی دقتیں ہیں، وہ الگ سے ایپیسوڈ بناؤں گا، لیکن یہ ساری چیزیں ہیں جو بہت سے اشارے دے رہے ہیں۔ دوسرا بڑا اشارہ سمجھیں گے، ایک خبر ہے، امریکی جنگی بیڑا گیرالڈ فورڈ گریس پہنچ گیا، اور مانا جا رہا ہے کہ ایران پر حملے کی الٹی گنتی یہیں سے شروع ہو گئی۔ امریکہ اور ایران کے بیچ بڑھتے تناؤ کے بیچ دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے طاقتور ایئر کرافٹ کیریئر USS گیرالڈ آر فورڈ گریس کے کریٹ جزیرے پر موجود سودا بے نیول بیس پر کل پہنچا۔ تازہ رپورٹس کے مطابق یہ ہیوی سائز ایئر کرافٹ کیریئر 23 فروری کو وہاں لنگر ڈال چکا تھا، کل ہی ڈال دیا تھا، رکا۔ اگر آپ تصویروں کو صحیح سے دیکھیں گے تو آپ پائیں گے کہ کیریئر کے اوپر درجنوں فائٹر جیٹس کھڑے دکھ رہے ہوں گے۔ یہ جنگی جہاز فی الحال ایندھن بھرنے اور ضروری سامان لینے کے لیے گریس میں رکا۔ یہاں سے یہ سیدھے اسرائیل کے ساحل یا عرب ساگر کی طرف بڑھے گا، جہاں یہ پہلے سے موجود USS ابراہم لنکن کے ساتھ مل کر ایران کی گھیرا بندی کرے گا۔ میری انفارمیشن کے مطابق یہ اسرائیل کی طرف روانہ ہو گیا ہے کریٹ سے۔ گیرالڈ فورڈ پر 75 سے زیادہ جنگی جہاز سوار ہیں، فائٹر جیٹس، جس میں F-35 F-18 ان جیسے فائٹر جیٹس موجود ہیں۔ اس کے ساتھ کئی ڈسٹرائر شپ بھی اور میسائلیں بھی اور وار شپ بھی اس کے ساتھ چل رہے ہیں، پورا ایک فلیٹ ہوتی ہے۔ تو اسے سمندر میں سب سے مضبوط قلعہ بنا دیتی ہیں یہ ساری چیزیں اور باقی کے جہاز۔ دوستو، گریس کے اس بیس کو امریکہ کے لیے بہت اہم مانا جاتا ہے جہاں یہ کیریئر رکا تھا، کیونکہ یہاں سے ایران یا مڈل ایسٹ کے کسی بھی حصے تک پہنچنا بہت آسان ہے۔ لیکن پھر میں آپ کو بتا دوں، میرے پاس جو تازہ اپڈیٹ ہے وہ یہ کہ ایئر کرافٹ کیریئر لنگر اٹھا کر اسرائیل کی طرف چل نکلا ہے یا بہہ نکلا ہے۔ ایران سے بھی خبر ہے، ایران کے ڈپٹی فارن منسٹر قاسم غریب آبادی نے زور دے کر کہا ہے کہ دنیا کو پوری طرح سے ایٹمی ہتھیاروں سے پاک کرنا بے حد ضروری ہے۔ انہوں نے صاف طور پر کہا کہ اسرائیل کے پاس موجود ایٹمی ہتھیاروں کا ذخیرہ ہی مڈل ایسٹ کو نیوکلیئر فری زون بنانے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جنیوا میں ہوئی ایک بڑی کانفرنس کے دوران غریب آبادی نے ایران کا اسٹینڈ رکھتے ہوئے کہا کہ دنیا کو اب دکھاوے کے بجائے حقیقت میں نیوکلیئر ہتھیاروں کو ختم کرنے کی طرف بڑھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے پاس جو ایٹمی طاقت ہے وہ پورے علاقے کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ کہاں اسرائیل روز ایران کی ایٹمی طاقت کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے، اب وہی راستہ ایران نے اختیار کر لیا ہے کہ پورے ریجن کو خطرہ بتایا ہے اسرائیل کے ایٹمی پاور سے، ایٹمی پلانٹ سے اور ایٹمی جو ان کے ہتھیار ہیں ان سے۔ تو وہی راستے پر اب ایران بھی پڑ رہا ہے۔ سعودی عرب اور 18 دوسرے ملکوں نے مقبوضہ ویسٹ بینک میں، قبضے والے ویسٹ بینک میں اسرائیل کے تازہ قدموں کی کڑے لفظوں میں مذمت کی ہے۔ پیر کے دن جاری ایک ساجھا بیان میں ان تمام ملکوں نے کہا کہ اسرائیل جس طرح وہاں اپنا ناجائز قبضہ، اپنا انلیگل قبضہ بڑھا رہا ہے، وہ سراسر غلط ہے۔ اس بیان میں سعودی عرب کے ساتھ فرانس، برازیل، ترکی، مصر، جارڈن، قطر، اسپین اور سویڈن جیسے ملکوں کے وزیر خارجہ شامل تھے۔ انہوں نے صاف طور پر ایک ساتھ کہا کہ فلسطینی زمین کو اسٹیٹ لینڈ، سرکار کی زمین بتا کر اس پر یہودیوں کی بستیاں بسانا اور اپنا حق جتانا انٹرنیشنل قانون کی سرعام خلاف ورزی ہے۔ ان ملکوں کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو کافی وقت سے یہ سوچ رہا تھا کہ کیسے بھی کر کے ویسٹ بینک کے زیادہ تر حصوں کو اسرائیل میں ملا لیا جائے، اور اس نے اب اس کے لیے قبضے کی رفتار تیز کر دی ہے۔ دوستو، ان ملکوں کے بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کا یہ قدم، یعنی اسرائیل کا یہ قدم، علاقے میں امن قائم کرنے کی کوششوں کو تباہ کر رہا ہے۔ ان ملکوں نے اسرائیل سے مانگ کی ہے کہ وہ اپنے اس فیصلے کو فوراً واپس لے اور فلسطینی حکومت کا پیسہ بھی جاری کرے جسے اس نے روکے رکھا ہے، تاکہ فلسطینیوں کی سیلریاں جاری ہو سکیں۔ مصر کے صدر
अब्दुल फतह अल सीसी पीर को सऊदी अरब पहुंचे, जहां जिद्दा के एयरपोर्ट पर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उनका इस्तकबाल किया खुद पहुंचकर। दोनों की इस मुलाकात में कई अहम बातें हुई, वो बातें जान लीजिए। दोनों लीडर्स ने साथ में इफ्तार किया और आपसी रिश्तों को मजबूत करने की बात की। ये हो गई इन दोनों की बात। अल सीसी और एमबीएस ने गजा में सीज फायर को बरकरार रखने की जरूरत पर जोर दिया। दोनों ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पीस प्लान को पूरी तरह लागू करने की हिमायत की। ये हो गई गजा की बात। अब ईरान की बात। दोनों लीडर्स ने, अल सीसी ने और मोहम्मद बिन सलमान ने, इलाके में बढ़ती कड़वाहट और ईरान पर बढ़ते जंग के खतरे को टालने पर इत्तेफाक जताया। ये बड़ी एक दोस्ताना मुलाकात थी, लेकिन यकीन मानिए ऑफिशियल नहीं थी तो इतनी ज्यादा अनऑफिशियल भी नहीं थी। अल सीसी एमबीएस से मिलने यूं ही नहीं गए हैं। हालात खराब हैं। सबको पता है कि इसराइल की नीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो हो सकता है कि पुराने दुश्मनों से इस वक्त दोस्ती निभा ली जाए। अब दो खबरें गजा से। गजा में मलबे के ढेर पर भी फ़लस्तीनी आवाम के हौसले पस्त नहीं हुए हैं और सीज़ फायर के दौरान रोज़ होते हमलों के खौफ के बावजूद सैकड़ों लोगों ने अपनी उन मस्जिदों के मलबे के ऊपर ही तरावी की नमाज अदा की जिन्हें इसराइली बमबारी ने ज़मींदोज़ कर दिया था। ये तमाम ज़मींदोज़ मस्जिदों के मलबे हैं जो अब बिल्कुल लेवल हो चुके हैं। रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में जब हर तरफ तबाही और सन्नाटा पसरा है, वहाँ इन लोगों का खुले आसमान के नीचे और पत्थरों के ढेर पर इबादत करना दुनिया को ये मैसेज दे रहा है कि उनकी हिम्मत को तोड़ना मुमकिन नहीं है। नमाजियों का कहना है कि उनकी मस्जिदें भले ही ढहा दी गई हों, लेकिन वो अपनी ज़मीन और अक़ीदे को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और इसी मलबे को अपना मुसल्ला बनाकर अपनी रिवायत को ज़िंदा रखेंगे। दोस्तों, इन तस्वीरों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि गजा के लोग बदतरीन हालात में भी अपने सब्र और यकीन के सहारे मजबूती से खड़े हैं। पूरे रमज़ान में आपको ये तस्वीरें हर रोज़ दिखाता रहूँगा, हर रोज़ की तस्वीरें। उसकी एक वजह है कि हमारे लोग, ये माशरा जो है वो ख़ास तौर से और हिंदुस्तानी, ये कहते हैं कि यार बड़ी परेशानी में, बड़े मजबूर हैं, तुम्हें क्या पता, तुम नहीं जानते। इन्हें देखिए और फिर पूछिए कि तुम्हारी और आपकी मुश्किल जो है वो इनसे बड़ी है क्या? आपने इनसे ज़्यादा झेला है, इनसे ज़्यादा गवाया है। ये आपके हौसले के लिए रोज़ दिखाता हूँ। एक और खबर। मलबे के ढेर और जंग की तबाही के बीच भी गजा के मासूम बच्चों ने, नौजवानों ने, लड़कियों ने भी खुशियों का दामन नहीं छोड़ा है। रमज़ान की मुक़द्दस रातों का इस्तकबाल करने के लिए इन बच्चों ने खंडहर बन चुकी इमारतों के सामने आतिशबाजी की और पटाखे जलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। ये तस्वीरें 23 फरवरी की रात की हैं। चारों तरफ सिर्फ बर्बादी के मंजर और अंधेरा पसरा है। जहां पर वहां इन बच्चों के हाथों से निकलने वाली रोशनी की लकीरें दुनिया को ये पैगाम दे रही हैं कि जंग और खौफ भी उनके बचपन की मुस्कान नहीं छीन सकते। उनका शोर जो पीछे से आता है वो दिल को सुकून देता है, भले बर्बादी के मंजर सामने हो। इन मासूमों का इस तरह जश्न मनाना और मलबे के बीच रोशनी करना ये दिखाता है कि बदतरीन हालात में भी वो अपनी रिवायतों को ज़िंदा रखने की जद्दोजहद कर रहे हैं। हालांकि उनके पास ना तो ढंग के घर बचे हैं और ना ही खाने पीने का मुनासिब इंतज़ाम है, फिर भी रमज़ान की इन रातों में उनकी ये छोटी छोटी खुशियाँ उनके अटूट सब्र और ज़िंदा दिली की गवाही दे रही हैं। ये नज़ारा उन तमाम लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है जो गजा की हिम्मत और जज्बे को करीब से देख रहे हैं, हर रोज़ सलाम कर रहे हैं। अब बात सऊदी अरब के एक बहादुर नौजवान की, उसे दुनिया सलाम कर रही है। सऊदी अरब के एक नौजवान ने अपनी जान जोखिम में डालकर एक फैमिली को उस वक्त मौत के मुंह से निकाल लिया जब उनके घर में आग लग गई थी। इस बहादुर नौजवान ने सिविल डिफेंस की टीम के पहुंचने का इंतजार किए बिना धधकती आग के बीच घर के अंदर छलांग लगा दी। घर के अंदर फैमिली के कई लोग फंसे हुए थे, जिनमें एक माजूर यानी दिव्यांग शख्स भी शामिल था जो चलने फिरने से माजूर था, जिसे बाहर निकालना सबसे बड़ा चैलेंज था, लेकिन इस शख्स ने उसे भी गोद में उठाकर बाहर निकाल लिया। अपनी सूझबूझ और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए उस नौजवान ने एक एक करके सबको सही सलामत बाहर निकाल लिया और शुक्र है कि इस हादसे में सबकी जान बच गई। सोशल मीडिया पर इस नौजवान की इस जाबाजी की जमकर तारीफ हो रही है और लोग इसे इंसानियत की एक बेहतरीन मिसाल बता रहे हैं।
बात तुर्की की, जो सोमालिया में अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। तुर्की ने सोमालिया में अपने F-16 फाइटर जेट्स तैनात करके अफ्रीका में अपनी बढ़ती ताकत का सीधा सीधा मैसेज दे दिया है। तुर्की और सोमालिया के बीच मजबूत होते फौजी रिश्तों की अहम बातें जान लीजिए। तुर्की ने सिर्फ जंगी जहाज ही नहीं, यानी फाइटर जेट्स ही नहीं, बल्कि हेलीकॉप्टर और समुद्री बेड़े भी तैनात किए हैं सोमालिया के आसपास, ताकि अल शबाब के खिलाफ, जो कि एक दहशतगर्द तंजीम है, उसके खिलाफ सोमालिया की मदद की जा सके। लेकिन याद रखिएगा, सोमालिया का वो हिस्सा सोमालीलैंड जिसे इसराइल ने रिकॉग्नाइज किया है, तुर्की की नज़र में वो भी है। ये दोस्ती 2011 में शुरू हुई थी तुर्की और सोमालिया की, जब सोमालिया में अकाल यानी कहत के वक्त रजब तैयब एर्दोगान मदद लेकर वहां पहुंचने वाले पहले गैर अफ्रीकी लीडर बने थे। पिछले 15 सालों में तुर्की ने वहां अस्पताल और स्कूल बनाकर लोगों को भरोसा दिया है कि तुर्की उनके साथ है, और अब वो अपनी फौजी मौजूदगी से वहां अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जैसे 2011 की मदद को आज भी सोमालिया में याद किया जाता है, वैसे ही तुर्की की ये ताज़ा फौजी हिमायत तुर्की को इस रीजन का सबसे बड़ा खिलाड़ी बना देगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।